अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई गणित का सवाल हल कर रहे हो। मतलब एक घटना हुई, उसका एक स्पष्ट कारण था और फिर सीधा सीधा एक नतीजा निकल आया। सब कुछ एकदम साफ और सुलझा हुआ। बिल्कुल, और ये हमारी फितरत भी है। इंसान का दिमाग चाहता ही है कि हर ऐतिहासिक उथल पुथल को एक कारण और प्रभाव के साफ सुथरे बॉक्स में रख दिया जाए। हाँ, ताकि उसे समझना आसान हो जाए। सही बात है। लेकिन जब हम 1919 के भारत में कदम रखते हैं और खास तौर पर जलियांवाला बाग की उस दर्दनाक शाम को देखते हैं, तो वो गणित का सीधा फॉर्मूला पूरी तरह से चरमरा जाता है। हाँ, वो सीधी रेखा एक बहुत ही भयानक और रक्त रंजित जाल में बदल जाती है। हाँ, क्योंकि वहां जो हुआ वो सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी। देखिए, वो कई सालों के कूटनीतिक धोखे और एक साम्राज्य के गहरे डर का चरम बिंदु था। ये वो लम्हा था जहां ब्रिटिश साम्राज्य का वो जो तथाकथित सभ्य न्याय का मुखौटा था ना, वो पूरी तरह से उतर गया था। और इसलिए आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन भारतीय इतिहास के इसी सबसे निर्णायक पन्ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन परतों को खोलना है जिन्हें अक्सर सिर्फ तारीखों के बोझ तले दबा दिया जाता है। बिल्कुल। आज हम जिन जांच आयोग की पुरानी रिपोर्टों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और टेक्स्ट बुक, दृष्टि आईएएस और खान ग्लोबल स्टडीज जैसे प्लेटफॉर्म्स के नोट्स का जो गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, उनसे एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है। और वो बात ये है कि ये सिर्फ एक त्रासदी की कहानी नहीं है। अगर इस घटना को वाकई समझना है तो हमें ये देखना होगा कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद के हालात और एक बेहद क्रूर कानून जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं, हाँ, रॉलेट एक्ट, और साथ ही हंटर आयोग के नाम से जुड़ी एक अजीब सी ऐतिहासिक उलझन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 के उस दिन तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर उस दिन हजारों लोग उस बाग में इकट्ठा ही क्यों हुए थे। मतलब उस आग की असली चिंगारी उठी कहां से थी? उस चिंगारी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में, यानी 1914 से 1918 के बीच, उस समय दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर लड़ते हुए 12 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। 12 लाख सैनिक? बाप रे! हाँ, और जरा सोचिए, सिर्फ पंजाब के इलाके से लगभग 3.5 लाख सैनिक भर्ती हुए थे। वे यूरोप और मध्य पूर्व की खाइयों में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खून बहा रहे थे। मतलब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। और जब कोई देश किसी दूसरे साम्राज्य के लिए अपना इतना खून बहाता है तो वो बदले में कुछ उम्मीद तो करता ही है। उस समय भारतीय नेताओं को लग रहा था कि इस वफादारी के बदले ब्रिटिश सरकार उन्हें कुछ राजनीतिक छूट देगी। बिल्कुल, या शायद स्वशासन की दिशा में कुछ बड़े कदम उठाएगी। यही वो उम्मीद थी जिसने भारतीयों को युद्ध में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इनाम तो बहुत दूर की बात है, मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम लागू कर दिया, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। हाँ, वही। इसी कानून को आम बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। मतलब ये तो सीधा सीधा पीठ में छोरा घोंपने वाली बात हो गई। ये तो ऐसा हुआ कि आपने अपने किसी दोस्त की लड़ाई में उसकी जान बचाई और जब इनाम देने की बारी आई तो उसने आपको एक पिंजरे में कैद कर दिया। ये तुलना उस समय के हालात पर एकदम सटीक बैठती है। असल में ये कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर बना था। इसने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की जगह ली थी, जो कि एक आपातकालीन कानून था। तो मतलब उन्होंने युद्ध के समय के उन प्रतिबंधों को शांतिकाल में भी पक्का कर दिया। एकदम सही। और इसके प्रावधान इतने खौफनाक थे कि आज हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। स्रोतों के अनुसार इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को महज शक के आधार पर बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। बिना मुकदमे के मतलब हेवियस कॉर्पस को ही खत्म कर दिया। हाँ, इस कानून ने नागरिक अधिकारों की सबसे मजबूत ढाल यानी हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण को पूरी तरह खत्म कर दिया। आम इंसान के लिए इसका मतलब ये था कि रात के अंधेरे में पुलिस आपको उठा ले जाएगी और आपके परिवार को ये तक जानने का हक नहीं होगा कि आपको कहाँ रखा गया है। ये तो बहुत डरावना है। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि राजद्रोह के संदेह में बिना जूरी के गुप्त रूप से सुनवाई का प्रावधान था। प्रेस पर भी बैन लगा दिया गया।
तभी तो मोतीलाल नेहरू ने इस कानून के लिए वो मशहूर बात कही थी, न वकील, न अपील, न दलील। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर ब्रिटेन जैसा देश जिसने दुनिया को मैग्ना कार्टा का पाठ पढ़ाया, वो भारत में ऐसे दमनकारी कानून क्यों थोप रहा था? डर की वजह से। हाँ, असली कारण डर ही था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ एक लहर उठ रही थी। रूस में क्रांति हो चुकी थी, गदर पार्टी और अन्य क्रांतिकारियों का प्रभाव बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार इस नए राष्ट्रवाद से बुरी तरह डरी हुई थी। और इसी डर से उपजे इस काले कानून ने पूरे भारत को एक कर दिया। इसी कदम ने महात्मा गांधी को पहली बार एक देशव्यापी अहिंसक सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल हुई और इसका सबसे बड़ा केंद्र बना पंजाब। और पंजाब में लोगों का गुस्सा उबल रहा था, हालात प्रशासन के हाथ से निकल रहे थे। फिर 9 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत ही भड़काऊ कदम उठाया। उन्होंने पंजाब के 2 बेहद लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गुप्त रूप से कहीं भेज दिया गया। अब देखिए, जब आप एक ऐसे माहौल में जहां लोग पहले से ही रॉलेट एक्ट से भड़के हुए हैं, उनके नेताओं को ऐसे रातों रात गायब कर देंगे तो जनता तो सड़क पर उतरेगी ही। और 10 अप्रैल को अमृतसर में बिल्कुल यही हुआ। इन गिरफ्तारियों के विरोध में भारी प्रदर्शन हुए, प्रशासन ने गोलीबारी कर दी जिससे भीड़ हिंसक हो गई। स्थिति को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तुरंत शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और कमान सौंप दी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को। हाँ, यहाँ श्रोताओं के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि उस दौर में मार्शल लॉ का मतलब सिर्फ कर्फ्यू नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि नागरिकों के सारे अधिकार खत्म। अगर 3-4 लोग सड़क पर खड़े होकर बात भी कर रहे हैं तो सेना उन्हें बिना चेतावनी के गोली मार सकती है। और यही बात इस ट्रेजेडी को इतना दर्दनाक बनाती है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। पंजाब में साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है। जलियांवाला बाग में उस दिन करीब 10 से 15 हजार लोग जमा थे। बाप रे, 15,000 लोग। और हमारे स्रोतों के अनुसार इनमें बड़ी संख्या में ऐसे ग्रामीण, किसान, महिलाएं और बच्चे थे जो स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद वहां आराम करने आए थे। बिल्कुल, उन्हें इस मार्शल लॉ या प्रतिबंधों की कोई भनक तक नहीं थी। हालांकि कुछ स्थानीय नेताओं ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी सभा बुलाई थी, लेकिन भीड़ पूरी तरह से निहत्ती और शांतिपूर्ण थी। और फिर शाम के 5:37 पर डायर अपने 50 सैनिकों के साथ उस बाग में दाखिल होता है। बाकी भौगोलिक स्थिति भी तो देखिए, वो कोई खुला मैदान नहीं था। हाँ, उसके चारों तरफ मकानों की ऊंची दीवारें थीं और अंदर आने जाने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। डायर ने उसी एकमात्र रास्ते को अपनी टुकड़ी से बंद करवा दिया। पर एक सेकंड रुकिए, जब हम ये पढ़ते हैं तो जहन में एक अजीब सा अविश्वास पैदा होता है। मतलब एक ट्रेन्ड ब्रिटिश अधिकारी एक संकरे बाग में निहत्थी भीड़ पर सीधे गोलियां कैसे चला सकता है? क्या उसने भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग या कोई चेतावनी देने की कोशिश भी नहीं की? ये सवाल हर किसी को परेशान करता है और इसका जवाब खुद डायर ने बाद में जांच आयोग के सामने दिया था। डायर ने बड़ी बेशर्मी से माना कि उसने कोई चेतावनी नहीं दी क्योंकि उसका इरादा भीड़ को तितर-बितर करना था ही नहीं। क्या? हाँ, वो भारतीयों को एक मॉरल लेसन या नैतिक सबक सिखाना चाहता था। वो पंजाब के लोगों में एक ऐसा आतंक बैठाना चाहता था कि वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी ना कर सकें। ये तो एक बीमार और क्रूर मानसिकता का सबसे खौफनाक उदाहरण है। बिना किसी चेतावनी के लगातार 10 मिनट तक गोलियों की बारिश होती रही। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। लोग जान बचाने के लिए उन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और गोलियां उन्हें भून रही थीं। घबराहट में चीख पुकार के बीच सैकड़ों लोग बाग के बीच बने उस कुएं में कूद गए जिसे आज शहीद कुआं कहा जाता है। ओह, और वो कुआं भी लोगों की कब्र बन गया। दस्तावेज बताते हैं कि सिर्फ उस एक कुएं से 120 से ज्यादा शव निकाले गए थे। मौतों के आंकड़ों को लेकर भी तो बहुत विवाद है। ब्रिटिश सरकार ने जो आधिकारिक आंकड़े दिए उसके अनुसार सिर्फ 379 मौतें हुई थीं। 379? ये तो बहुत कम करके बताया गया है। जाहिर है ब्रिटिश सरकार जानबूझकर आंकड़ों को दबा रही थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो अपनी जांच समिति बनाई, उसकी रिपोर्ट ने असलियत सामने ला दी। उनके अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से कहीं ज्यादा थी और 1200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
अब इतनी बड़ी क्रूरता के बाद ये तो तय था कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ेगा और इसलिए उन्होंने एक जांच आयोग बिठाया जिसे हंटर आयोग कहा जाता है। हाँ, और यहीं पर इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। बिल्कुल। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये कंप्यूटर में एक ही नाम की दो फाइलों के होने जैसा है। एक फाइल में स्कूल और शिक्षा बनाने का प्लान है और दूसरी में एक भयानक नरसंहार की जांच की रिपोर्ट। बहुत ही सटीक उदाहरण है। भारत के इतिहास में वास्तव में दो अलग अलग हंटर कमीशन हुए हैं। पहला था 1882 का हंटर एजुकेशन कमीशन, जिसे लॉर्ड रिपन ने शिक्षा सुधार के लिए बनाया था। और दूसरा है 1919 की विकार जांच समिति, जिसे लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। तो इस 1919 वाले आयोग में कौन-कौन लोग शामिल थे? इसमें कुल 7 सदस्य थे और ब्रिटिश सरकार ने निष्पक्ष दिखने के लिए इसमें 3 भारतीय सदस्यों को भी रखा था। सर चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार सुल्तान अहमद खान। तो जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो क्या उन्होंने जनरल डायर को 1000 बेगुनाहों की हत्या के लिए कोई सजा दी? क्या उसे जेल हुई? और यहीं पर ब्रिटिश न्याय का पाखंड सामने आता है। आयोग ने डायर की निंदा तो की, ये माना कि उसने भारी भूल की है। उसे सस्पेंड कर दिया गया और वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। बस सिर्फ नौकरी से निकाला? कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चला? कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इससे भी भयानक बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए एक क्षतिपूर्ति अधिनियम या इंडेमनिटी एक्ट पास कर दिया। इसे भारत में व्हाइट वॉशिंग बिल यानी लीपापोती करने वाला कानून कहा गया। लेकिन उन्हें इस कानून को पास करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा व्यवस्थागत डर सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर डायर पर आपराधिक मुकदमे चले तो पंजाब के हजारों पीड़ित परिवार ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ सिविल मुकदमे ठोक देंगे। इसलिए उन्होंने कानूनी रूप से तय कर दिया कि मार्शल लॉ के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए अधिकारी को अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। ये तो न्याय का मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। और तो और जब डायर ब्रिटेन पहुंचा तो वहां उसे भारत का रक्षक घोषित कर दिया गया। बाकायदा चंदा इकट्ठा करके उसे एक तलवार भेंट की गई। पीड़ितों के जले पर नमक छिड़कने जैसी बात है ये। बिल्कुल। और इसी वजह से आयोग के तीनों भारतीय सदस्यों ने मुख्य रिपोर्ट से अलग हटकर अपनी एक अल्पसंख्यक रिपोर्ट पेश की। इसमें उन्होंने डायर के काम को स्पष्ट रूप से अमानवीय और गैर ब्रिटिश करार दिया। गैर ब्रिटिश, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, क्योंकि उस समय तक कई भारतीय नेताओं को भ्रम था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली निष्पक्ष है, लेकिन इस घटना ने वो भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये वो बिंदु था जहां भारतीयों का ब्रिटिश न्याय से पूरी तरह विश्वास उठ गया। और इस हत्याकांड ने देश को एक ऐसे गुस्से से भर दिया जिसका परिणाम ब्रिटिश साम्राज्य को दशकों तक भुगतना पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी और सर चैतूर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को इस नरसंहार का असली जिम्मेदार ठहराया। यहाँ श्रोताओं की स्पष्टता के लिए बता दें कि इस कहानी में 2 डायर हैं। एक जनरल रेजिनल डायर जिसने गोलियां चलवाई थीं और दूसरा माइकल ओ डायर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। सही कहा। और माइकल ओ डायर ने शंकरन नायर के खिलाफ लंदन में मानहानि का मुकदमा कर दिया। एक ब्रिटिश जूरी ने 11-1 के बहुमत से ओ डायर के पक्ष में फैसला सुनाया। मतलब अदालतों के दरवाजे भारतीयों के लिए पूरी तरह बंद थे। और इसी के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। जलियांवाला बाग ने यह साबित कर दिया था कि अब प्रार्थना पत्रों का समय खत्म हो चुका है। लेकिन इस पूरी गाथा का सबसे नाटकीय अध्याय तो 21 साल बाद लिखा गया। उधम सिंह का वो खामोश इंतजार। सोचिए, पूरे 21 साल। उधम सिंह उस दिन जलियांवाला बाग में मौजूद थे। उन्होंने वो खून खराबा अपनी आंखों से देखा था और बदला लेने की कसम खाई थी। और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारकर अपनी कसम पूरी की। और जब उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अदालत में जो नाम बताया वो बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने भारत की धार्मिक एकता को दुनिया के सामने रखने के लिए अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद लिखवाया। राम, मोहम्मद, सिंह और आजाद, इन 4 शब्दों ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति की धज्जियां उड़ा दी। 1940 में उन्हें फांसी दे दी गई।
उधम सिंह की उस शहादत और जलियांवाला बाग के उस दिन ने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जो देश पहले सिर्फ राजनीतिक सुधार मांग रहा था, वो अब पूर्ण स्वराज की ओर मुड़ गया। इस पूरी चर्चा से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कोई भी दमनकारी नीति, चाहे वो रॉलेट एक्ट हो या गोलियों की बौछार, अंततः उसी साम्राज्य के पतन का कारण बनती है। दशकों बाद ब्रिटिश सत्ता को भी इसका एहसास हुआ। 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने और 2013 में डेविड कैमरन ने इस घटना पर गहरा खेद प्रकट किया। हालांकि उन्होंने कोई औपचारिक माफी नहीं मांगी है। तो आज हमने देखा कि इतिहास के पन्ने सिर्फ बीती हुई तारीखें नहीं हैं, वे इंसान के दर्द और न्याय के लिए उसकी लड़ाई की गवाही हैं। इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले विचार करने के लिए एक आखिरी बात जो स्रोतों में मौजूद है। कौन सी बात? 2021 में जलियांवाला बाग स्मारक का पुनर्निर्माण किया गया। वहां लेजर लाइट शो लगाए गए, रास्तों को चमकाया गया। लेकिन कई लोगों ने इसकी तीखी आलोचना की। उनका मानना था कि इस आधुनिकीकरण ने उस जगह की कच्ची वास्तविकता और उस दिन के असली दर्द को कम कर दिया है। ये सोचने वाली बात है। तो श्रोताओं के लिए ये एक सवाल है, जब हम अपने इतिहास की सबसे दर्दनाक जगहों को संवारते हैं, तो क्या हम अनजाने में उस खौफनाक सच को मिटा रहे होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को याद रखना चाहिए? क्या ऐसे घावों को उनके असली रूप में छोड़ देना ही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है? इन्हीं विचारों के साथ स्रोतों की इस शानदार और गहन यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।